जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे एम.एन. श्रीनिवास की एक बहुत प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट प्रभु जाति के बारे में। आज का टॉपिक बीए एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि अपने साथ आप कॉपी और पेन भी रख लें, जिससे जो भी जानकारी आपको उपयोगी लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रभु जाति के बारे में एम.एन. श्रीनिवास महोदय का क्या विचार है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, श्रीनिवास की ग्रामीण अध्ययन में विशेष रुचि रही है और अपनी इस विशेष रुचि के कारण उन्होंने 1959 में मैसूर के रामपुरा गांव के अध्ययन के दौरान सबसे पहले प्रभु जाति की अवधारणा को जन्म दिया था। हमारा कहने का आशय ये है कि जो प्रभु जाति की जो अवधारणा है, इसके जन्मदाता एम.एन. श्रीनिवास हैं और उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट डोमिनेंट कास्ट की दी है, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने 1959 में मैसूर का एक गांव है रामपुरा, वहाँ का जो उन्होंने फील्ड व्यू किया था, क्षेत्र कार्य पद्धति पर आधारित अध्ययन किया था, तो उसके आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी थी अपनी, काफ़ी फेमस बुक है उनकी, इंडियाज़ विलेज। तो इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले रामपुरा गांव के अध्ययन करते समय उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा को दिया था। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। पहला तो ये कि प्रभु जाति की अवधारणा के जन्मदाता कौन है, तो इसके जन्मदाता एम.एन. श्रीनिवास हैं और उन्होंने किस गांव का अध्ययन किया है, तो मैसूर के रामपुरा गांव का उन्होंने अध्ययन किया है। और इसके साथ यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट हो जा रही है कि उनकी जो बुक है वो है इंडियाज़ विलेज। तो इंडियाज़ विलेज में उन्होंने मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन करते समय उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था या इसको जन्म दिया था। हालांकि यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो प्रभु जाति की जो अवधारणा है, इसकी नींव उन्होंने सबसे पहले उन्होंने एक लेख लिखा था, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मैसूर, जो कि 1951 में एक पत्रिका है इकोनॉमिक वीकली, इस पत्रिका में ये लेख उनका प्रकाशित हुआ था और इस लेख में उन्होंने प्रभु जाति की जो कॉन्सेप्ट है, प्रभु जाति की का जिक्र उन्होंने किया था। लेकिन प्रभु जाति की अवधारणा के बारे में उन्होंने विस्तार से जो विवरण है वो अपनी पुस्तक इंडियाज़ विलेज में ही किया है और ये रामपुरा गांव के स्टडी के दौरान उन्होंने किया था। तो यहाँ पर ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए हमने आपको ये बता दिया है कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मैसूर, जो कि उनका एक लेख था इकोनॉमिक वीकली में 1951 में प्रकाशित हुआ था, इस लेख में उन्होंने प्रभु जाति शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि प्रभु जाति की जो अवधारणा है उसके जन्मदाता एम.एन. श्रीनिवास हैं और उन्होंने उनका जो ग्रामीण अध्ययन है उस अध्ययन के दौरान, रामपुरा गांव के अध्ययन के दौरान उन्होंने इस अवधारणा को प्रतिपादित किया था। अब अगर हम लोग बात करें प्रभु जाति है क्या, तो प्रभु जाति को परिभाषित करने से पहले श्रीनिवास का ये स्पष्ट रूप से मानना है कि ग्रामीण सामाजिक संरचना के अंतर्गत जाति जो है वो एक महत्वपूर्ण आधार होता है। अगर भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बोले तो ये बात 100% सही है कि भारतीय जो ग्रामीण सामाजिक संरचना है उसके अंतर्गत जाति एक महत्वपूर्ण आधार है। लेकिन इस जाति को समझने के लिए, कास्ट सिस्टम को समझने के लिए, श्रीनिवास कहते हैं कि इसे समझने के लिए हमें उन समूहों की प्रकृति को भी समझना आवश्यक होगा जो परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब, इस जाति सिस्टम के अंतर्गत, कास्ट सिस्टम के अंतर्गत कुछ ऐसी जातियां भी होती हैं, कुछ ऐसे जातीय समूह भी होते हैं जो कि संपूर्ण जो गांव की जो सामाजिक शक्ति संरचना है उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे ही समूहों को
जो कि किसी गांव की जो है वो शक्ति संरचना को निर्धारित करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ऐसे ही समूहों को उन्होंने एम एन श्रीनिवास ने प्रभु जाति के रूप में संबोधित किया है या उसको प्रभु जाति कहा है। श्रीनिवास ने, जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने जो दक्षिण भारत में जो उनका जो रामपुरा गांव है उसको अध्ययन करने के दौरान उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दी थी। तो उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान ये देखा कि दक्षिण भारत के गांव में एक से अधिक जातियां पाई जाती हैं। ये विशेषता हमारे यहाँ उत्तर भारत में भी इसी तरह की विशेषताएं होती हैं कि हमारे यहाँ गांव में अमूमन एक से अधिक जातियों के लोग पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ पर गांव में एक से अधिक लोग रहते हैं तो वहाँ पर गांव में कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो संपूर्ण गांव को संचालित करती हैं, नियंत्रित करती हैं और इनका गांव की संपूर्ण व्यवस्था पर एक तरह से प्रभुत्व होता है, आधिपत्य होता है। यानी दूसरे शब्दों में तो हम कहें तो ये जो जातियां हैं जो पूरे गांव को एक तरह से अपने अंकुश में रखती हैं, एक तरह से अपने वश में कर लेती हैं और पूरा का पूरा जो उनके यहाँ सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक जो सिस्टम है उस सिस्टम को हाईजैक कर लेती हैं, उसको नियंत्रित कर लेती हैं और अपनी सुविधा के अनुसार उसको संचालित करते हैं। तो ऐसी जाति को जो कि यानी किसी गांव की एक ऐसी जाति जो कि पूरे गांव को नियंत्रित करती है, पूरे गांव को अपने शक्ति के द्वारा संचालित करती है और पूरे गांव के सामाजिक सिस्टम पर अपना कंट्रोल रखती हैं, ऐसी ही जातियों को श्रीनिवास ने प्रभु जाति कहा है। श्रीनिवास ने प्रभु जाति की कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, उसको परिभाषित करते हुए ये कहा था कि जब एक जाति जो संख्यात्मक रूप पर किसी गांव में शक्तिशाली हो और वहाँ की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती हो तो ऐसी जाति को हम प्रभु जाति कहते हैं। यानी प्रभु जाति जो है वो एक तरह से एक ऐसा समूह है, एक ऐसी जाति है जो कि संख्यात्मक रूप में न्यूमेरिकली जो है वो गांव में उनका जो एक बहुसंख्यक जाति होती है और बहुसंख्यक जाति होने के कारण वहाँ की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसको अपने अधिकार में कर लेती हैं। तो ऐसी जातियों को प्रभु जाति के रूप में श्रीनिवास ने संबोधित किया है। यानी जो प्रभु जाति है वो एक ऐसी जाति है जो अपने गांव की एक बहुसंख्यक जाति है और वो अपने गांव की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को अपने अधिकार में कर लेती हैं, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं या कह लीजिए कि उसके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती हैं। तो अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेने के कारण ही हम इसको एक प्रभु जाति के रूप में संबोधित करते हैं। यानी जो ये प्रभु जाति हैं वो एक तरह से उस गांव की एक प्रभावशाली जाति होती हैं और अपने इस प्रभाव का उपयोग करते हुए, अपने इस प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वो जाति उस पर्टिकुलर गांव की सामाजिक व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। तो इसी को हम प्रभु जाति कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें ये दिखाया गया है कि प्रभु जाति का मतलब ऐसी जाति से है जो कि किसी गांव विशेष की प्रभावशाली जाति होती है और प्रभावशाली जाति होने के कारण वो उस गांव की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको उसके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। तो हम समझते हैं कि इस डायग्राम के माध्यम से आप जो प्रभु जाति की जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियरली समझ सकते हैं, स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपकी अध्ययन की सुविधा के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको प्रभु जातियों की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। इन विशेषताओं को बताने से पहले हम यहाँ बताना चाहेंगे आपको कि श्रीनिवास ने ये कहा है कि ये जो जातियाँ हैं, जो प्रभु जातियाँ हैं, वो एक्चुअली किसी गांव में उसके जो सदस्य होते हैं वो इतनी अधिक संख्या में होते हैं कि अपने बहुसंख्यक होने के कारण वो दूसरी जातियों के ऊपर अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर लेते हैं। एक चीज़ उन्होंने क्लियर किया कि यहाँ पर जो ऐसी जो जातियाँ हैं यानी जो प्रभु जाति हैं
उसका जो है ये ज़रूरी नहीं है कि वो परंपरागत जातीय संरचना में वो उच्च स्थान पर हो। यानी जो ये प्रभु जाति हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो उच्च जाति हो, वो कोई भी जाति हो सकती है जो कि उस गाँव में जिसकी सदस्य संख्या अधिक हो। तो उसको जो है वो श्रीनिवास ने प्रभु जाति या प्रबल जाति के रूप में माना है या उसको स्वीकार किया है। प्रभु जाति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए विशेष करके कुर्ग जातियों में और रामपुरा गांव की जातियों के अध्ययन का अध्ययन करते समय श्रीनिवास महोदय को जो तथ्य सामग्री प्राप्त हुई है, जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है, उसके आधार पर श्रीनिवास ने प्रभु जातियों की कुछ विशेषताएं बताई हैं। मोटे तौर पर इनको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है भू स्वामित्व यानी लैंड, दूसरा है ग्रामीण स्तर पर बहुसंख्यक यानी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, और तीसरा है जाति संस्तरण में उच्च स्थान। कहने का मतलब यह है कि वो जो जातियां हैं वो उनका जो हायर स्टेटस होता है कास्ट हायरार्की में। तो इस तरह से एम.एन. श्रीनिवास ने इन 3 विशेषताओं को प्रभु जाति के निर्धारण का प्रमुख आधार माना है। यहाँ पर आप इनको प्रभु जाति की विशेषताएं भी कह सकते हैं, या आप इन्हीं को प्रभु जाति निर्धारण के प्रमुख आधार भी बोल सकते हैं। इन आधारों का या इन विशेषताओं को अगर हम लोग थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करें, तो जैसे पहली विशेषता उन्होंने बताई श्रीनिवास ने कि प्रभु जाति की जो प्रमुख विशेषता है वो है भू स्वामित्व। यानी रामपुरा गांव के अध्ययन के दौरान श्रीनिवास ने ये देखा कि जो प्रभु जातियां यानी कुछ जातियां ऐसी हैं जो उस गांव की जो उपलब्ध जो कृषि योग्य भूमि है उसके एक बड़े भाग पर उनका स्वामित्व होता है। यानी जो प्रभु जातियां हैं या किसी जाति को प्रभु जाति कहने के लिए, उसे प्रभु जाति के रूप में बनने के लिए ये आवश्यक है कि वह जाति उस गांव में जो कुल खेती योग्य जो जमीन है उसके ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पर, बड़े भाग पर उनका अधिकार हो, उनका स्वामित्व हो। अब ये अधिक कृषि योग्य भूमि पर यानी खेती करने वाली जो जमीन है उस पर अधिकार होने के कारण ये जो जातियां हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न हो जाती हैं, और आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण दूसरी जातियों के लोगों को वो ऋण देने में भी सक्षम हो जाती हैं। और इस कारण से वो जो अधिक जमीन रखने वाली जो जातियां हैं यानी जो बड़े भूस्वामी हैं, वो अपनी आर्थिक संपन्नता के आधार पर गांव का एक जो बड़ा तबका है, एक जो बड़ा वर्ग है, जो भूमिहीन वर्ग है, उसके ऊपर स्वाभाविक रूप से अपना प्रभुत्व, अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, या कह लीजिए कि उनके जो सामाजिक आर्थिक जो जीवन है, उनकी जो विशेषताएं हैं उनको काफ़ी मात्रा तक उनको प्रभावित करने लगते हैं। तो ये पहली विशेषता है किसी भी जाति को प्रभु जाति के रूप में निर्धारित करने के लिए कि उसका उस गांव की जमीन पर, कृषि योग्य जमीन के एक बड़े भाग पर उस जाति का दबदबा होना चाहिए, उसका एकाधिकार होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण स्तर पर बहुसंख्यक, ग्रामीण स्तर पर बहुसंख्यक का मतलब ये हुआ कि प्रभु जाति के पास बहुमत की प्रबलता होती है। यानी न्यूमेरिकली यानी संख्या के रूप में वो जो जाति है वो उस किसी गांव विशेष में या क्षेत्र विशेष में उनकी उस जाति के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, और स्वाभाविक रूप से जब उनके जाति के सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो वो जो है वो गांव की एक निर्णायक शक्ति या जिसको बोलते हैं डिसिसिव पावर हो जाते हैं, यानी एक तरह से प्रभावशाली शक्ति उनके पास आ जाती है। यानी एक जाति विशेष के सदस्य जो हैं वो इतनी अधिक संख्या में हो जाते हैं कि वे गांव की दूसरी जातियों के ऊपर विशेष करके राजनीतिक नियंत्रण रखने में सक्षम हो जाते हैं या प्रभावशाली हो जाते हैं। क्योंकि गांव में जिस जाति समूह को समर्थन प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, स्वाभाविक रूप से गांव में दूसरी जातियों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने में उनकी जो ताकत है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है।
अगर लोकतंत्र के वर्तमान लोकतंत्र की दृष्टि से देखें तो जहाँ पर संख्या का विशेष महत्व होता है, तो राजनीतिक पार्टियां भी जो हैं वो संख्या को ध्यान में रखते हुए उस जाति विशेष के लिए अलग अलग योजनाएं बनाती हैं, या उनके लिए जो भी कार्यक्रम उनके द्वारा सृजित किए जाते हैं उनमें उनकी संख्या को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। यानी जिनकी संख्या ज़्यादा है वो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक रूप से वो प्रभावशाली हो जाती हैं, और जिनकी संख्या जो है वो कम है तो कम संख्या के कारण वो उतना राजनीतिक रूप से उतना सक्षम, उतना प्रभावशाली नहीं हो पाते हैं। तो ये जो दूसरी जो विशेषता उन्होंने बताई कि जो प्रभु जाति होती है वो ग्रामीण स्तर पर बहुसंख्यक जाति होती है। यानी प्रभु जाति के निर्धारण के लिए उस जाति का किसी गांव या क्षेत्र में उसकी संख्या जो है वो दूसरी जातियों के तुलना में अधिक होनी चाहिए। तीसरी विशेषता उन्होंने बताई कि जाति संस्तरण में उच्च स्थान। हालांकि इसके पहले मैंने आपको बताया था, जब जाति की प्रभु जाति को परिभाषित कर रहे थे श्रीनिवास, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जाति के निर्धारण के लिए जरूरी नहीं है कि वो जो प्रभु जाति हो वो उसका जातीय संस्तरण में उच्च स्थान हो, वो उसका स्थान जो है वो निम्न भी हो सकता है। यानी उन्होंने जनसंख्या यानी दूसरी जो विशेषता बताई उन्होंने ग्रामीण स्तर पर बहुसंख्यक होना और भू स्वामित्व होना, ये दो विशेषताओं को उन्होंने महत्वपूर्ण माना था। लेकिन रामपुरा गांव के अध्ययन के दौरान उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि मैंने कहीं भी अछूत जाति को प्रभु जाति होते हुए नहीं देखा। यानी उनका ये कहना है कि प्रभु जाति के रूप में निर्धारित होने के लिए उस जाति का परंपरागत जातीय संस्तरण में उच्च स्थान पर होना आवश्यक है। यानी शायद हो सकता है कि ये जो बात उन्होंने यहाँ पर कही वो उन्होंने इसलिए कही हो कि श्रीनिवास जो है वो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है संस्कृतिकरण की। तो संस्कृतिकरण में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो निम्न जातियाँ होती हैं वो उच्च जातियों के व्यवहार प्रतिमानों को का अनुसरण करती हैं, उनके अनुसार अपने व्यवहार प्रतिमानों को बदलने का प्रयास करती हैं। तो हो सकता है अपनी संस्कृतिकरण की अवधारणा को और मजबूत करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए ही उन्होंने यहाँ प्रभु जाति के अंतर्गत जाति संस्तरण में उसका उच्च स्थान पर होना आवश्यक बताया है। और चूंकि जो श्रीनिवास है वो लिखते हैं कि जो प्रभु जातियाँ हैं वो संस्कृतिकरण का मॉडल होती है, तो शायद इसी बात को सिद्ध करने के लिए ही श्रीनिवास ने प्रभु जाति के लिए जाति संस्तरण में उच्च स्थान का होना जरूरी कहा है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने आरंभिक अध्ययन में यानी शुरू में जो श्रीनिवास ने इन्हीं विशेषताओं को कसौटी मानकर, यानी भू स्वामित्व का होना, ग्रामीण स्तर पर बहुसंख्यक होना और जातीय संस्तरण में उच्च स्थान पर होना, ये तीन जो उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, इन्हीं विशेषताओं को उन्होंने प्रभु जाति की कसौटी माना है और उसी के आधार पर अपनी प्रभु जाति की अवधारणा को विकसित किया है। लेकिन बाद में आगे चल कर के जो दूसरे जो उनकी बुक्स हैं, जो और आगे के जो उनके अध्ययन हैं, उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि वे जातियां भी प्रभु जाति के रूप में स्थापित हो जाती हैं जिनका कि जातीय या धार्मिक संस्तरण में मध्यम या निम्न स्थान होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कुछ गांव हैं, गांव के अध्ययन के दौरान ये पता चला है कि वहाँ पर जो यादव और जो कुशवाहा जाति के लोग हैं वो एक तरह से प्रभु जाति के रूप में हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि प्रभु जाति के निर्धारण के लिए उस जाति का जातीय संस्तरण में उच्च स्थान पर होना आवश्यक नहीं है। स्वयं श्रीनिवास भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने उस समय जब वो 1951 से लेकर के 1959 तक जो 4-5 साल तक उन्होंने रामपुरा गांव में रह करके जो उन्होंने अध्ययन किया था, तो उस समय तक उन्होंने कुर्ग जाति और रामपुर गांव में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसी का विश्लेषण उन्होंने किया है। अब समय और परिस्थिति के साथ जो है वो सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचनाओं में बदलाव होना स्वाभाविक है। तो ये जो प्रभु जाति की जो अवधारणा है वो समय के अनुसार समय के सापेक्ष जो है वो इसमें परिवर्तन
होता रहता है, और शायद इस तथ्य को जो है वो श्रीनिवास स्वीकार भी करते हैं। तो इस तरह से प्रभु जाति के अंतर्गत श्रीनिवास ने भूस्वामित्व, ग्रामीण स्तर पर बहुसंख्यक होना और जाति संस्तरण में उच्च स्थान पर होना, ये प्रभु जाति के निर्धारक तत्वों के रूप में स्वीकार किया है। और इसके साथ उन्होंने प्रभु जाति के निर्धारक तत्वों के संबंध में दो महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र किया है, जिनका उल्लेख करना हम यहाँ जरूरी समझते हैं। इनमें से पहली बात जो उन्होंने बताई, जो पहली इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि ये जो जातियां हैं, यानी किसी जाति को प्रभु जाति में होने के लिए इन सभी विशेषताओं का एक साथ होना आवश्यक नहीं है। यानी किसी भी जाति को प्रभु जाति के रूप में बनने के लिए उनमें ये तीनों विशेषताएं होनी जरूरी नहीं है। उनमें से कोई एक विशेषता या कोई दो विशेषताएं होने के साथ ही उस जाति को जो है वो हम प्रभु जाति के रूप में निर्धारित कर सकते हैं या उसको प्रभु जाति के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में दूसरे की तुलना में कोई जो आधार है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। कहीं जो भूस्वामित्व है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है और कहीं पर जो है वो जातीय संस्तरण में उच्च स्थान इम्पोर्टेंट हो सकता है, और कहीं हो सकता है कि ग्रामीण स्तर पर किसी जाति का बहुसंख्यक होना उसके प्रभु जाति के निर्धारण का आधार बन सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण तथ्य उन्होंने बताया है, वो ये है कि प्रभु जाति के निर्धारण के आधारों में समय के साथ सापेक्ष होता रहता है। यानी परंपरागत रूप में भारत में जिन आधारों पर प्रभु जाति था वे अब पूर्णतया परिवर्तित हो गए हैं। यानी ब्रिटिश काल में, मुगल काल में जो भारत में ग्रामीण शक्ति संरचना के जो आधार हुआ करते थे, उनमें अब समय के साथ जो है वो बदलाव हो गया है। कहने का आशय यह है कि इस अवधारणा के माध्यम से प्रभु जाति को एक परिवर्तनशील अवधारणा के रूप में श्रीनिवास बताना चाहते थे। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि श्रीनिवास के अनुसार जो है वो प्रभु जाति एक परिवर्तनशील जाति है, जिसका समय और परिस्थिति के साथ परिवर्तन होता रहता है। इसका ये यहाँ पर हमने अब आपको थोड़ा सा जिक्र हम यहाँ भी कर दें कि चूँकि मैसूर के रामपुरा गांव का भी उन्होंने अध्ययन किया था, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि मैसूर के में जो रामपुरा गांव की जो प्रभु जाति है उसका भी वर्णन किया जाना यहाँ पर जरूरी है। इसमें से जो उसकी जो रामपुरा गांव के अध्ययन के दौरान जो उनको जो प्रमुख बातें सामने आई हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, जिनमें से पहला उन्होंने कहा कि ओक्कालिंगा जो है वो रामपुरा गांव की प्रभु जाति है। दूसरी बात, ये जो ओक्कालिंगा जो प्रजाति के जो लोग हैं वो परंपरागत रूप में कृषि कार्य करने वाली जाति है। यानी वहाँ पर ये जो है वो भूस्वामी के रूप में एक तरह से बड़े बड़े जो जमींदार लोग होते थे इस जाति के लोग होते थे। यानी जमीन के रामपुरा गांव की जो कुल जो कृषि योग्य जमीन है उस पर ये ओक्कालिंगा जो जाति के लोगों का एकाधिकार है, उनका वर्चस्व है, उनका प्रभाव है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये रामपुरा गांव की कुल आबादी 1523 थी और मौसम खराब होने के कारण थोड़ा गला जो है वो खराब हो गया है, इसलिए आपको साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये गांव की कुल आबादी जो थी वो 1523 थी, जिसमें से जो ओक्कालिंगा जो जाति के लोग थे उनकी संख्या 735 थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दूसरी उन्होंने विशेषता बताई थी कि किसी गांव में उनका बहुसंख्यक होना उस जाति को प्रभु जाति के रूप में निर्धारित करता है। तो यहाँ पर 1523 में 735 लोग जो हैं वो ओक्कालिंगा जाति के थे, और इस कारण से बहुसंख्यक जाति होने के कारण जो है वो ये जो जाति है वो रामपुरा गांव की एक प्रभु जाति बन गई। इसके साथ भूस्वामित्व, शिक्षित होना, धनवान होना, ये जो है वो ओक्कालिंगा जाति की प्रमुख विशेषताएं थी।
और इन्हीं विशेषताओं के कारण जो ओक्कालिंगा जो जाति है वो रामपुरा गांव में या अपने क्षेत्र में एक प्रभु जाति के रूप में निर्धारित हो पाई थी। तो अपनी कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो उन्होंने रामपुरा गांव के अध्ययन के दौरान जो उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा दी थी और उसमें जो उन्होंने 3 विशेषताएं बताई थी, भूस्वामित्व, बहुसंख्यक होना और जाति में संरचना में उस जाति का उच्च स्थान पर होना। तो उसी बात को यहाँ पर वो उनके अध्ययन से ये बात प्रमाणित होती है कि ओक्कालिंगा जाति के जो लोग थे वो अपने गांव में बहुसंख्यक थे, परंपरागत रूप में वो भूस्वामी थे, शिक्षित थे, यानी वहाँ पर जो भी ग्रेजुएट लोग पाए गए थे 7 लोग थे, तो उसमें 7 लोग में से 4 लोग जो थे वो ओक्कालिंगा जनजाति के जाति के ही थे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि आप प्रभु जाति की जो अवधारणा है और प्रभु जाति के बारे में जो श्रीनिवास महोदय का विचार है, इसको स्पष्ट रूप से जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा है या आपको कुछ दिक्कत है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से आप अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं। अंत में हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिए, जिससे हम आगे की वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन वाला जो बटन है इसको ज़रूर प्रेस करिए, जिससे जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपके पास कंटिन्यू पहुंचते रहे। और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करिए, जिससे और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, इसका लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ आज की बात हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार।